Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We are Should good I to go. start, sir? Yes, sir. We are good to go. Okay. Okay. Hello friends. This side आशीष देवलसी. I hope आप मुझे पहचानते होंगे. Guys, बहुत सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम मैंने देखा है. क्या होता है कि आप लोग जब जीएसटी पढ़ते हो, जो सेकंड वॉल्यूम है जिसमें आपके थियोरेटिकल चैप्टर लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सब जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स या रिफंड हो गया फॉर दैट सेक, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये सब चैप्टर्स पढ़ते समय आप लोगों को बड़ी दिक्कत जा रही. द रीजन बीइंग कि सर ये चैप्टर बड़े थियोरेटिकल है. प्रैक्टिकल चैप्टर तो हम बहुत आसानी से कर ले रहे, लेकिन जब थियोरेटिकल की बात आती है तो बहुत दिक्कत जा रही. गाइस, मैंने आपके लिए वो जो चैप्टर्स है, जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया है. ये नोट्स जो है ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाया आपके लिए. बस आप इतना भी पढ़ के गए तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. मोर एवर इसमें आपको मैंने उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स भी कवर किए जो आपके नवंबर या दिसंबर एज द केस में भी जो भी अटेम्प्ट आपका हो उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे. राइट, वो पूरे अमेंडमेंट्स ये फ्लोचार्ट वाइज चैप्टर जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें एप्लीकेबल है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको आज पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टीडीएस एंड टीसीएस, जितना भी हमारा कवर हो जाए वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. गाइज, वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला एक चैप्टर देखने जाएंगे आप तो इट इज अराउंड रेगुलर नोट्स में अराउंड 35 टू 40 पेजेस का. मैंने आपको 5 पेज में 5 पेज में पूरा चैप्टर रिकॉल करवा के दिया. आप एक बार ये चैप्टर देखेंगे जब मैं पढ़ा रहा हूं अभी, उसके बाद आप अगर अपने रेगुलर नोट्स में जाके देखेंगे आपको सब कुछ समझ जाएगा. मोर एवर इसमें जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स भी मैंने कवर किए हैं. ओके, सो ये चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम स्टार्टिंग दिस. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए. आप ये वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि पूरे अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो मैं सब आपको बता दूं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. देखो गाइस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या होता है मैं बेसिक से आपको बताता हूं कि जो भी लाइबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आप कोई गुड्स का सप्लाई करते हो जीएसटी में या सर्विसेज का सप्लाई करते हो. गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते समय आप अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी का कलेक्शन करते हो और वो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है. और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको आईजीएसटी लोगों से आप कलेक्ट करते हो. बराबर. अब ये आपने कलेक्ट करने के बाद इसे गवर्नमेंट को भरना है. ओके, तो दिस इज अ बेसिक पेमेंट ऑफ टैक्स. अब पेमेंट ऑफ टैक्स करते समय आपके पास में दो लेजर्स होते हैं. गाइस, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. Sir, sorry to interrupt. Actually, there are more than three requests. People are asking to speak in English as well. If you can explain this concept in Hindi, English both, so it will be fine for them. ओके ओके गाइस, जो Sorry. जो Akash, you can't say anybody to lead this meeting. If you want, you can. You cannot say anybody to lead. Please maintain decorum of the classroom, and I hope you understand. Thank you. Continue, sir. okay. Guys, listen, there are some problems. When I give the example to you people now, those example you can betterly understand in Hindi. Okay, so the material which I'm giving you is in English. From that material, you try to connect me with my Hindi examples. It will be great for you if you can understand the examples in Hindi, because it will be a long-term retention for you people also. Okay, I'll try to speak in English, but a lot of examples are there which I can give you only in Hindi. So I have to speak in Hindi also. I'll try a little bit to speak in English, but I have to speak in Hindi and English. What that is English in your language, right? Yes. Okay. Now let's start. So there are two types of ledger, guys. One is electronic cash ledger, another is electronic credit ledger, right? So whatever liability you collected from the supply of goods or services, that liability you have to pay to the government, right? वो liability आपको government को pay करना है. For that sake, for that liability, you can use your electronic credit ledger. How electronic credit ledgers amount been collected? सर, वो जो अमाउंट है, जो भी आप गुड्स का इनवर्ड सप्लाई करते हो, इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या? Whatever goods you have purchased, on that purchase you have already paid the taxes. Those taxes are shifted to electronic credit ledger. जो भी आप परचेस करते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाता है. Now, अब
ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज आप आपके पेमेंट ऑफ टैक्सेस के साथ कर सकते हो ना। अब अमेंडमेंट क्या आया, ध्यान से सुनना, दिस इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये आया कि आपकी लाइबिलिटी देखो, मैंने यहाँ पे दिया है आपको, इफ यू कैन सी देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। पहले आपका आईजीएसटी लाइबिलिटी हो सकता है, your can be a CGST liability of yours, or there can be SGST or UTGST liability if you are supplying the goods in intrastate codes, right? So मान चलो कि आपकी आईजीएसटी लाइबिलिटी है 100 रुपीज की, ध्यान से सुनना, योर आईजीएसटी लाइबिलिटी इज 100, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज अमेंडमेंट है। 100 रुपीज की आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। नाउ यू हैव अ क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, आपने जो परचेस किया था वो परचेस पे, ध्यान से सुनना, वो परचेस पे आपका आईजीएसटी का क्रेडिट है, आपका सीजीएसटी का क्रेडिट है और आपका एसजीएसटी का क्रेडिट। देयर आर 3 क्रेडिट्स इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईजीएसटी क्रेडिट, CGST credit and SGST credits. Now, what is the point, sir? जो IGST की आपकी लाइबिलिटी है, वो IGST के लाइबिलिटी के साथ आप पहले कौन सा क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो? फर्स्ट, which credit you can utilize with that IGST liability? तो government said, if your liability is IGST liability, then you must use first the credit of IGST, then the credit of CGST, and then the credit of SGST. I'll give you an example. If you have pen, you can write down. Let's say your IGST liability is 100 rupees. Okay, आपकी IGST liability 100 है, मतलब आपने जो गुड सप्लाई किया उसकी लाइबिलिटी आपकी 100 रुपीज है। लेट्स से कि अब आपने जो परचेस किया था, इनवर्ड सप्लाई किया है, वो इनवर्ड सप्लाईज पे आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है 60 रुपीज का। ओके, 60 रुपीज क्रेडिट। देन योर सीजीएसटी क्रेडिट इज 30 रुपीज and your SGST credit is, let's say, 10 rupees, right? 60, 30 and 20, say, right? 60 का IGST का क्रेडिट, 30 का CGST का and 20 का SGST का क्रेडिट। ओके, सो नाउ यू हैव टू पे द IGST लाइबिलिटी। तो आप उसको कैसे पे करेंगे गाइस? तो सबसे पहले IGST के लाइबिलिटी के साथ आपको IGST का क्रेडिट यूज करना है, मतलब 100 में से पहले आप 60 माइनस करेंगे। ओके, अब आपकी लाइबिलिटी बची 40 रुपीज। ये 40 में से आपके पास क्रेडिट कितना बचा है बताओ? सीजीएसटी का बचा हुआ क्रेडिट है आपके पास, लेट्स वेट आकाश वेट, आपका सीजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है गाइस 30 रुपीज का एंड एसजीएसटी का क्रेडिट है 20 रुपीज का। सो यू हैव टू यूटिलाइज फर्स्ट द सीजीएसटी क्रेडिट ऑफ 30 एंड जो 20 रुपीज का एसजीएसटी का क्रेडिट है उसमें आप 10 रुपए का क्रेडिट यूज कर सकते हो। ओके, सो आपको जो क्रेडिट यूटिलाइज करना है उसका वो कैसे, कौन से ऑर्डर में करना है, वो दिया है आपको सेक्शन 49B, रीड विथ रूल 88A में। तो आईजीएसटी का लाइबिलिटी, उसके साथ आप पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे, फिर सीजीएसटी का और फिर एसजीएसटी का। ओके, कम टू द सीजीएसटी लाइबिलिटी। नाउ लेट्स से कि आपका सीजीएसटी का लाइबिलिटी है। अब सीजीएसटी की लाइबिलिटी से आपको क्या करना है? पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू यूज फर्स्ट द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी एंड देन सीजीएसटी का क्रेडिट। यू गेटिंग द पॉइंट? तो पहले ऐसा था कि सीजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ आपको पहले सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना होता था, अब ऐसा नहीं रहा। आपको सीजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ पहले आईजीएसटी का अगर कोई क्रेडिट है तो उसको यूटिलाइज करना है, और फिर अगर कोई बचता है तो फिर आपको लाइबिलिटी बचती है तो फिर सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना है। रिमेंबर गाइस, सीजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ आप, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सीजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते एंड एसजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ आप सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका क्रेडिट आप इंटर यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, एंड अगर आपकी लाइबिलिटी एसजीएसटी की है तो आपको पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना है, और फिर अगर लाइबिलिटी बचती है तो आपको एसजीएसटी, वहां पे करेक्ट कर लो गाइस, यहाँ पे सीजीएसटी नहीं, यहाँ पे प्लीज मेक इट करेक्ट, आपको एसजीएसटी, मैं आपको नोट्स भी अटैच करके दूंगा इस लेक्चर के साथ, तो यहाँ पे एस करना पड़ेगा, एसजीएसटी का क्रेडिट आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, अगेन आई रिपीट वंस, अगर आईजीएसटी की लाइबिलिटी है तो पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी आप इंटर यूटिलाइज भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आईजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ, मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला। अगर सीजीएसटी की लाइबिलिटी है आपकी तो आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी के साथ पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करो, फिर सीजीएसटी का, और एसजीएसटी की लाइबिलिटी आपकी तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट और फिर एसजीएसटी का, यहां पे आप करेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। ओके,
व्हेन अ पर्सन फाइल्स जीएसटीआर 3B। अब ये जीएसटीआर 3B क्या है मैं फटाफट बता दूं आपको। लिसन गाइस, जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या, आपने जो भी गुड्स का सप्लाई किया है, वॉट एवर गुड्स यू हैव सप्लाइड, यू हैव टू सेल्फ असेस योर लाइबिलिटी। आपको खुद को आपकी लाइबिलिटी असेस करना है और खुद को टैक्स भरना है। और वो टैक्स जो आपको भरना है वो भरना है जीएसटीआर 3B में। लिसन, वो टैक्स कहां भरना है आपको? जीएसटीआर 3B में। तो जब आप ये जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करोगे, it fills the column of ITC availment and it gives rise to the credit of electronic credit ledger which is then available for the utilization। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, ध्यान से सुनना, जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, जो भी आपकी लाइबिलिटी रहती है जीएसटीआर 3B के रिटर्न में, मैंने जब आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया है मेरे लेक्चर्स में, तो आपको आपके स्क्रीन पे गाइस मैंने रिटर्न भी दिखाया था। तो वो रिटर्न में आपकी लाइबिलिटी आती है जीएसटीआर 3B में, और उसके साथ आप क्या करते हो? क्रेडिट को यूटिलाइज करते हो। यूटिलाइज करना मतलब क्या कि देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अवेलमेंट क्या होता है, यूटिलाइजेशन क्या होता है। लिसन, व्हाट इज अवेलमेंट? अवेलमेंट मतलब आप जब गुड्स को परचेस करते हो, लिसन, आप जब गुड्स को परचेस करते हो तो आप आपके बुक्स में क्रेडिट ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज अवेलमेंट। वो अवेलमेंट हुआ। एंड इफ you purchase the goods, you avail the credit and you set off that credit with your liability. When you set off that credit with your liability, then it is called as utilization of credit। फिर हम उसे क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखो, आईजीएसटी आईटीसी अपन ने ऑलरेडी देख लिया, पढ़ो फटाफट। आईजीएसटी आईटीसी टू बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और फिर अगर बचता है तो फिर सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। देन ये भी मैंने आपको बता दिया, सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। सीजीएसटी का क्रेडिट है आपके पास, इनवर्ड सप्लाईज पे आपने परचेज पे क्रेडिट है, उसको आप एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी मतलब वाइस वर्सा, एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, देखो, सीजीएसटी आईटीसी और एसजीएसटी आईटीसी और यूटीजीएसटी आईटीसी shall be utilized towards the payment of IGST, CGST, SGST or UTGST liabilities, as the case may be, only after the IGST liability has been first utilized। I have already told you। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीनों केस में देखिए गाइस, तीनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही अमेंडमेंट है। तीनों केस में देखिए, इन ऑल द थ्री केसेस you have to first utilize the credit of IGST। Listen, you have to first utilize the credit of IGST against IGST liability. You have utilized the IGST credit against CGST liability. You have utilized first credit of IGST, and against SGST liability, you have first utilized the credit of IGST. So while payment of the taxes, you have to first utilize the IGST credit and then CGST and SGST as the case may be. Okay, then next point number 5th, CGST and SGST paid in a state different from the state in which such a person is registered, the credit of ITC cannot be availed। ये अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये पॉइंट को नीचे के पॉइंट से लिंक्ड है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। अब क्या हो गया, देखो ध्यान से सुनना, लिसन। अब हुआ यू गाइस कि देखो वहां पे एग्जांपल के साथ दिया है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो, आईजीएसटी का जो कलेक्शन है, आईजीएसटी का कलेक्शन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी का भी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, बराबर? ग्रेट। अब देखो, आईजीएसटी पेड to the central government is apportioned to place of supply of that state। आगे बोलता है, if a registered person utilizes the credit of SGST, है ना, to pay the IGST, मतलब क्या, आपकी IGST की लाइबिलिटी है, और वो IGST की लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, वो IGST की लाइबिलिटी आपको पे करना था, और उसके लिए आपने SGST का क्रेडिट यूज किया, राइट? वो IGST की लाइबिलिटी आपको किसको पे करना था? एक्चुअल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। आईजीएसटी का पेमेंट आपको करना था, उसके लिए आपने स्टेट एसजीएसटी का
क्रेडिट यूटिलाइज किया, तो उतना जितना क्रेडिट आपने स्टेट का यूज किया, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पे दैट अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को उतना पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का उतना टैक्स आपने यूटिलाइज किया फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ओके, देन इफ द रजिस्टर्ड पर्सन यूटिलाइजेस द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी टू पे द एसजीएसटी, ध्यान से सुना, अगर कोई पर्सन ने आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के लिए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईजीएसटी यूज किया इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे दैट अमाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, बट यहां सेंट्रल सीजीएसटी का पॉइंट नहीं दिया है, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि आईजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, इसलिए यहां पे सीजीएसटी और आईजीएसटी का कोई पॉइंट नहीं दिया है। ओके, शुड आई मूव अहेड? यस, ग्रेट। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ रिवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7th पॉइंट। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्स पे करते हो, आरसीएम आप लोगों ने चैप्टर देखा है, वो आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा हमेशा और हमेशा कैश लेजर से पे करना है। आरसीएम की लायबिलिटी कभी भी, ध्यान से सुनना, आरसीएम की लायबिलिटी कभी भी क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ नहीं हो सकती। ओके, तो आरसीएम की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज हमेशा कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, 8 नंबर पॉइंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, नाउ when a person claims the refund of tax, an electronic credit ledger is debited and corresponding entry has been passed in books of account. If the refund claim is rejected fully or partially, the amount debited to the extent of rejection shall be recredited. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो सिंपल, मान के चलो कि आपका 50 लाख रुपए का सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है क्रेडिट लेजर में और 50 लाख रुपीस का एसजीएसटी का बैलेंस। देयर इज अ 50 लाख बैलेंस ऑफ क्रेडिट इन योर एसजीएसटी अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर and 50 lakhs balance in SGST credit ledger. Now you want the refund. Now you want the refund of that 50 lakhs. So you applied for the refund, right? तो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड गवर्नमेंट अप्रूव योर रिफंड। रिफंड अप्रूव कर दिया। पहले केस में उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा और उनको लगा यस ये डॉक्यूमेंट सब सही है, उन्होंने रिफंड ग्रांट कर दिया। नाउ यू टुक दैट रिफंड, बट आफ्टरवर्ड क्या हुआ? देखो आफ्टरवर्ड क्या हुआ कि उनको बाद में पता चला कि नहीं, ये रिफंड जो हमने इशू किया वो गलत किया। द पर्सन इज नॉट एक्चुअली इज allowed to be allowed to take the refund. उनको उसको नहीं देना चाहिए था, उसने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बता के रिफंड ले लिया हमसे। नाउ यू वांट टू रिवर्स दैट रिफंड, तो ऐसे केस में क्या होगा गाइज कि वो जो बैलेंस है, वो जो आपको ऑलरेडी रिफंड मिला है, तो क्या अब वो गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे? तो उन्होंने बोला है कि जो देखो आपको क्रेडिट लेजर से आपको पैसा मिला था, वो ओरिजिनली अमाउंट कहां था? वो क्रेडिट लेजर में था, सीजीएसटी के क्रेडिट लेजर में और एसजीएसटी के क्रेडिट लेजर में था वो अमाउंट डेबिट हो चुका था, क्योंकि वहां क्रेडिट था, वो डेबिट हो चुका था। अब वहां पे वो अमाउंट रिक्रेडिट हो जाएगा। मतलब अब आपका रिफंड अगर रिजेक्ट हो गया तो अमाउंट आपको वापस पे नहीं करना पड़ेगा। देखो पे नहीं करना है गवर्नमेंट को, वो अमाउंट वहां पे वो रिक्रेडिट कर देंगे, मतलब वो फिर से वहां रिफ्लेक्ट होने लगेगा अगर आपने रिफंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे नहीं लिया है। ओके ग्रेट। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इंक्लूड the ITC on inward supplies from registered taxpayer, ITC available on the basis of distribution from ISD। ये सब चीजें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी कहां से आता है? जो आप इनवर्ड सप्लाईज पे गुड्स लेंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ परचेस किया है तो आपको रिवर्स चार्ज में भरना पड़ता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो गुड्स आपके सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिनिश्ड गुड्स पे जो आईटीसी पड़ा, वो सब आईटीसी आप आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले सकते हो। क्या बोलता है आगे देखो, हेल्ड इन स्टॉक on the day immediately preceding the date on which the taxpayer becomes liable, provided that he applies the registration within 30 days from becoming liable। guys देखो, let's say take an example, again this is important point, कि आज let's say आज की डेट है 26th of September। ओके मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आज आपका टर्नओवर 20 lakhs को क्रॉस कर गया, यू बिकम लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। गाइस ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। Now you become liable to take the registration।
अब आपका बिजनेस तो पहले ही शुरू हो गया था, लेट्स से 1 सितंबर से चालू हो गया था आपका बिजनेस, यू स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम 1 सितंबर, बट योर टर्नओवर क्रॉसेस on 26 September, 20 lakhs crosses on 26 September. Now, you're liable to take the registration on 26th day of September. Listen, you're liable to take the registration on 26th of September. Now, government बोलता है कि जिस दिन आप liable हुए, the day on which you become liable to take the registration, you have to take the registration within 30 days from 26th of September, right? So, if you applied within 30 days from 26 September, if you applied within 30 days from the 26 September, तो आपने जो पहले परचेस करके रखे, ध्यान से सुनना, whatever purchases you have made from 1st of September, that is from when you have started the business, from you have started the business 1st September to 26 September, वो पूरा क्रेडिट आप आपके बुक्स में ले सकते हो, provided you took the registration within 30 days from the day on which you becomes liable to take the registration. Okay, great. Then 10th point, order for discharge of liabilities through electronic credit ledger can be self-tax asset of the previous period's current period and then dues of 73 section and 74 section. मतलब क्या, आप ऐसे नहीं कर सकते, मान के चलो कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया था अप्रैल महीने में, अप्रैल से सितंबर तक आपके पूरे रिटर्न्स पेंडिंग है, आपकी लायबिलिटी पेंडिंग, तो आप बोलेंगे सर पहले ना तो हम अगस्त की लायबिलिटी भर देते, फिर हम जुलाई की भरेंगे, फिर हम सितंबर, ऐसे आपके हिसाब से नहीं चल सकते, आपको स्टार्टिंग से लायबिलिटी भरना पड़ेगा, मतलब पहले मंथ से, द डे ऑन विच यू हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन, अप्रैल की पहले, फिर मई की, फिर जून की, फिर जुलाई की, ऐसे आपको कंटिन्यूअस आपको एक एक मंथ का लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, आप कभी भी कोई भी मंथ का ऐसे शफल करके पेमेंट नहीं कर सकते. ओके, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया. पेमेंट ऑफ टैक्सेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, ये हो गया अपना, यहां जो पूरा देखा वो क्रेडिट लेजर वाले पॉइंट है. नाउ पेमेंट ऑफ टैक्सेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ये कैश लेजर क्या होता है, बहुत सिंपल है, लिसन, बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं. जैसे आपका पेटीएम रहता है, पेटीएम में क्या करते हो, आप पहले बैंक से पेटीएम में रिचार्ज करते हो और फिर पेटीएम से पेमेंट करते हो. सिमिलर जीएसटी का पोर्टल है, जीएसटी के कैश लेजर में आपको पहले बैंक से पैसा डिपॉजिट करना है, जस्ट लाइक पेटीएम. कैश लेजर में आपको पैसा डिपॉजिट करना है और फिर वो कैश लेजर से आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हो, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट डिपॉजिट the amount from your bank to the electronic cash ledger and then from that cash ledger you can make the payment of GST. Okay, so similarly वहां दिया देखो, any amount paid by the taxpayer and TDS TCS will be claimed and reflected in electronic cash ledger. तो जो भी अमाउंट आप बैंक से डालेंगे या आपका किसी ने टीडीएस काटा है जीएसटी का या टीसीएस काटा है, अपन आगे देखेंगे, वो अमाउंट पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा. रिमेंबर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, अगर आपका इंटरेस्ट का पेमेंट, लिसन, इफ यू हैव पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, वो पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो आपको कैश लेजर से ही करना पड़ेगा. यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसका पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कर सकते हो, बट इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते, वो आपको कैश लेजर से ही करना है. ओके, तो नीचे दिया देखो थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस, इट कैन बी पेड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ओके, सिंपल. टैक्स पेयर शुड जनरेट चलान, और वो चलान जनरेट करना पड़ेगा पीएमटी 06 फॉर्म में, वो चलान रहती है और ये 15 दिन तक वैलिड रहती है. पीएमटी 06 नेम की, वो नाम याद रखना नहीं तो भी चलेगा, एंड इट इज वैलिड 15 दिन के अंदर अंदर, फिर वो पेमेंट आपको करवा देना है चलान जनरेट होने के बाद. ओके, पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, या फिर एनईएफटी आरटीजीएस से. जो बैंक से पैसा आप डालोगे कैश लेजर में, वो आप एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो. गाइस, ओवर द काउंटर पेमेंट मतलब क्या, आप बैंक में जाके चलान का पेमेंट जीएसटी में अलाउड नहीं, बट अप टू 10,000 वो एक्सेप्ट करते हैं बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट. आप बैंक में जाओ, आपके लायबिलिटी का 10,000 तक के लायबिलिटी है तो डायरेक्ट बैंक में ले लेंगे, बट उसके ऊपर का पेमेंट आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करना पड़ेगा.
Then next, unregistered taxpayer needing to make the tax payment will still use the online GST portal. Unregistered taxpayer अब वो रजिस्टर ही नहीं है, देखो अब रजिस्टर लेकिन उनके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। कैसे सर, रजिस्टर नहीं है तो कैसे लाइबिलिटी आएंगी? गाइस देखो, आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चले गया, राइट, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अब गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, government catches you that your turnover exceeds 20 lakh and you have not taken the registration, so you are unregistered person now. You said ठीक है, I accept my liability, how can I pay because I haven't taken the GST registration. So government will allot you the temporary registration identification number, temporary number, and on that temporary number you have to pay the tax then. Okay, then input tax credit can be availed on GST cess paid on inward supplies and it can be used only against GST cess paid. मतलब क्या गाइस, देखो जो लग्जरियस गुड्स है, फॉर एग्जांपल कार है या कोल्ड ड्रिंक्स है, इनके ऊपर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अब ये आपने कोई गुड्स परचेस किए, लेट से कोल्ड ड्रिंक परचेस किया, आपकी कोल्ड ड्रिंक की शॉप है, आपने कोल्ड ड्रिंक परचेस किया, तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लग के आया। नाउ वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेस can be utilized only for the payment of compensation cess. It cannot be, compensation cess cannot be utilized for the payment of IGST liability or CGST liability or SGST liability. So compensation cess, GST compensation cess can be utilized for the payment of compensation liability only. And balance in electronic cash ledger can be claimed. आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बहुत ज्यादा बैलेंस पड़ा है, it can be claimed as refund. Okay, एक छोटा सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट गाइस, 2 मिनट का पॉइंट है, ध्यान दो। इंटरेस्ट, अगर आपने टैक्स का डिलेड पेमेंट किया, लेट्स से आप अप्रैल मंथ का पेमेंट आपको करना है 20 मई तक, 20 तारीख 3B के डेट तक, मई का करना है जून 20 तक, जून का करना है 28 जुलाई तक, एंड सो ऑन. If you make the delayed payment, you have to pay the interest at the rate of 18% per annum. Listen, 18% per annum. और कब से कब तक दिया है वहां पे देखो, from the first day after the due date till the payment. मतलब 20th, जैसा अप्रैल का पेमेंट आपको 20 मई तक करना है और आपने किया लेट्स से 15 जून को, 15 जून को, so your liability of interest starts on 21st of May, first day after the due date. So 20th May is your due date. Liability will start on 21st of May till the date of payment, that is 15th of June. Okay, and in case of undue or excess ITC, this is important, or undue or excess reduction in output tax liability, interest would be 24%. मतलब क्या, अगर आपने गलती से बोलो या फिर जानबूझ के ज्यादा क्रेडिट ले लिया, if you claim the excess input tax credit, or you have undershown the liability, you have understated the liability, then you have to pay the interest at the rate of 24%. सो नॉर्मली तो 18% है, बट अगर आप जानबूझ के ये सब करते हो तो आपकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 24%. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स. इट इज डिवाइडेड ओनली इनटू 2 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. दोनों पार्ट मैंने आपको समझाया, बस इतना भी पढ़ के गए, आई थिंक आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. गाइस, इसके ऊपर मैं ये नोट्स भी सुपर प्रॉफ को दूंगा जो आपको प्रोवाइड कर देंगे. हैप्पी टू सी यू. आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सो बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट पे कॉल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट का, और हमारे से पूछा जाता है कि भाई अमेंडमेंट का क्या है, कब तक आएगा, और सर से क्वेश्चन है तो कैसे पूछें. सो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर टाइम आपके लिए हो सकता है, आप सभी के लिए. सर सामने है, आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू अमेंडमेंट या क्लासरूम में कोई दिक्कत आ रही है आपको जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप अभी पूछ सकते हैं. आई हैव ऑल सर द फिफ्थ पॉइंट. आदित्य, कैन यू एलेबोरेट कि फिफ्थ पॉइंट सर ने क्या, कुछ टॉपिक नेम बता दूं तो सर शायद एक्सप्लेन कर पाए. आपको क्या इशू आ रहा है फिफ्थ पॉइंट में? अच्छा, ये पॉइंट, वो पॉइंट टीडीएस टीसीएस के बाद होगा यार कवर. कौन सर, कौन पूछ रहा है? आदित्य करके. आदित्य. कौन? आदित्य. आप वो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसके नीचे टीडीएस और टीसीएस का टॉपिक है यार, उससे रिलेटेड है. थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रखेंगे, मैं अगले लेक्चर में इसको कवर कर डालूंगा. नेक्स्ट सेशन मंडे को है सर का, उसके बाद प्रॉब्लली ट्यूसडे को होएगा सेम टाइम पे. 3 सेशन है, सीए और सीएमए और सीएस एग्जीक्यूटिव, इंटर जीएसटी और टैक्स अमेंडमेंट रिलेटेड.
जो लाइव होंगे। I hope all of you are satisfied. जो भी बोला मैंने, you people getting the things. I think मतलब you people are satisfied. सर कुछ questions पूछ रहे बच्चे, एक मिनट मैं देख रहा हूँ. Want to ask crack CS exam in 21 for CS foundation. Screen is not clear. सर screen clear नहीं है? क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. अगर किसी को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही तो एक बार आप लॉग आउट करके दोबारा मतलब सर नोट में बच्चों के लिए दे देता हूँ तो स्टूडेंट कैन गो थ्रू द नोट्स. हाँ, ये आपके क्लासरूम में ही अपलोड हो जाएंगी और आप वहां से इसको डाउनलोड करके, जैसे आप पहले एनी डाउनलोड. डाउट गाइस आपको और अमेंडमेंट से रिलेटेड या फिर और कुछ चीजों से रिलेटेड आप पूछ सकते हो मुझे. प्लीज प्लीज यू आर वेरी फ्री टू आस्क. पढ़ना कैसे है, क्या करना है, उसके लिए क्या मैं एक स्पेशल सेशन लूं या फिर अमेंडमेंट्स में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कुछ. हाँ डेफिनेटली, या कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा है जो आपको क्लासरूम में नहीं समझ में, आप चाहते हैं yes, सर उसको exactly. एलैबोरेट करें लाइव सेशन में, तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, सो दैट कि हम उसके बारे में नेक्स्ट सेशन प्लान करके और आपके सामने फिर प्रेजेंट कर पाए उसको. एंड साथ में मैंने आपको सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटर का व्हाट्सएप ग्रुप सुपर प्रॉप्स का, साथ में टेलीग्राम चैनल भी का लिंक मैंने आपको चैट पे शेयर किया हुआ है. अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जो भी हम इस तरह के सेशंस करते हैं जहाँ पे सर आके आपके लाइव डाउट क्लियर करते हैं या कुछ टॉपिक इलेबोरेट करते हैं, तो उसका नोटिफाई भी किया जाएगा और आप इजीली उसको ज्वाइन कर पाएंगे. सो अभी तो मुझे कोई क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं सर, तो आई I hope everyone is satisfied. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. We are Love closing you the all. session Love for you now, all. and we will meet at the same time on Monday 6:30 p.m. with the Ashish Monday को Sanjay. again sir important topic लूंगा. So I request everyone to come live at this time only. Satyam sir will inform you, right? Yes, तब तक के लिए stay happy, stay healthy. Okay? किसी का question है sir, एक मिनट. Okay, thank you very much. Okay, thank you, Prashant. Thank you very much. चलो bye bye. Take care sir. Thank you.